ऑलराइट, सो मेंस डे आईआर। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू जो कि कौन सी थीम से रिलेटेड है, जो रिलेटेड है डायस्पोरा एंड वेस्ट एशिया से। नाउ ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज करना है, वो बातें मैं क्विकली ये 10 मिनट्स की वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है कुबेर और आईआर के अलावा मैं एसए एंड एथिक्स भी पढ़ाता हूं। हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। इंडियाज गल्फ डायस्पोरा की बात हो रही है, नॉट द डायस्पोरा इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, नॉट इन यूरोप और इन द वेस्टर्न इकोनॉमीज। गल्फ डायस्पोरा इज बोथ एन एसिड एंड अ हॉस्टेज। एसिड भी है, हॉस्टेज भी है इन टाइम्स ऑफ द वेस्ट एशियन क्राइसिस। नोट कि वेस्ट एशियन क्राइसिस की बात हो रही है। नाउ वेस्ट एशियन क्राइसिस इज अ ब्रॉडर टर्म। This is a broader term. I'm not talking only about the Iran-USA crisis. So you don't have to write stories about only the Iran-USA crisis. You have to address to the demand of the question that why is the diaspora both an asset and a hostage. आपको 15 मार्कर क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में ये पूरी कहानी लिखनी है। Now let's have a look. इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गल्फ रीजन में जब इंडिया के डायस्पोरा की बात हो, ये लाइन को रट लो। 8.9 मिलियन का 9 मिलियन लिख सकते हो, 19 मिलियन या 29 मिलियन मत लिखना। लगभग 90 लाख यानी कि 8.9 मिलियन से 9 मिलियन स्ट्रॉन्ग गल्फ डायस्पोरा कहां पे प्रेजेंट है? यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान में प्रेजेंट है, जो कि लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स अब्रॉड प्रेजेंट करता है। एंड इन टाइम्स ऑफ द वेस्ट एशियन क्राइसिस ये कम्युनिटी साइमल्टेनियसली एम्पलीफाई करता है इंडिया की पावर को और इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को भी एक्सपोज करता है। ये जो गल्फ डायस्पोरा है, दिस रिमिट्स अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन एनुअली। प्लीज नोट दिस फिगर, 8.9 मिलियन इंडियन डायस्पोरा, 40 बिलियन प्लस रेमिटेंसेस। प्लीज नोट करो, ये वो प्रेशियस फॉरेक्स रिजर्व्स है, ये वो प्रेशियस करेंसी है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में ऐड होती है। ऑलराइट, अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व लेट्स से $600 बिलियन के हैं, $700 बिलियन के हैं, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो उसमें से काफी सिग्निफिकेंट शेयर इज कमिंग फ्रॉम द रेमिटेंसेस। एंड ये जो रेमिटेंसेस है इसका डुअल एडवांटेज है। पहला तो ये वो पैसा है जो कि हमारे भाई बंधु जो बाहर रहते हैं वो पैसा अपने घर वालों को भेज रहे हैं, एंड दूसरा ये डॉलर में आ रहा है, तो डॉलर इज एडिंग टू द फॉरेक्स रिजर्व, जो एक बहुत क्रिटिकल स्टेबलाइजर है हमारे करंट अकाउंट का भी। डिप्लोमैटिकली हमारा डायस्पोरा 8.9 मिलियन डायस्पोरा हमें एक ऑर्गेनिक स्टेक देता है गल्फ रीजन में, which means कि पीपल टू पीपल टाइज तो मजबूत होते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज भी मजबूत होते हैं। एंड अगर आज यूएई के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सऊदी के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशन है, सो द डायस्पोरा इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ऑलराइट, ये बात को प्लीज नोट करें। अब एसेट क्यों? देखो, प्रेजेंटली जो हमारे इंडियन वर्कर्स हैं वो कहां पे काम कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, सर्विसेज में काम कर रहे हैं। उन्होंने वो गुडविल बनाई है जो कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कोई सॉफ्ट पावर प्रोग्राम एकदम से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो ये जो ऑर्गेनिकली गुडविल बनी है उसके लिए डायस्पोरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। आबू धाबी का बाब्स मंदिर की बात हो, विच वॉज बिल्ट ऑन द लैंड गिफ्टेड बाय द यूएई गवर्नमेंट, ये सबसे ज्यादा विजिबल सिंबल है इस अर्न्ड ट्रस्ट का। ऑलराइट, ये आपको याद होगा 2024 की बात है, 14 फरवरी 2024, जब मोदी जी यूएई गए थे इस मंदिर की उद्घाटन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए। अब वो जमीन यूएई के जो क्राउन प्रिंस उन्होंने इंडिया को दी थी, डोनेट की थी, वो काफी लार्ज लैंड प्लॉट था जो कि डोनेट किया था। दैट ऑल्सो शोकेसेस कि हम कितना सक्सेसफुल रह चुके हैं हमारे आउटरीच में टुवर्ड्स द गल्फ कंट्रीज इन द लास्ट 10-11 ईयर्स। कॉन्फ्लिक्ट के समय ये जो 8.9 मिलियन डायस्पोरा हमारा वहां पे काम करता है, ये बहुत वल्नरेबल भी हो जाता है बिकॉज इनकी जिंदगी के ऊपर खतरा होता है। चाहे वो ऑपरेशन अजय की बात हो जो कि इजराइल में हुआ था, या ऑपरेशन कावेरी की बात करें सूडान में, 2023 में ऑपरेशन कावेरी हुआ, सूडान में सिविल वॉर शुरू हुआ था और हमने कई सारे भारतीयों को इवैक्यूएट किया, जिसके चलते हमको जेडा जो कि सऊदी में है और इवन जिबूटी जैसे कंट्रीज की भी हेल्प लेनी पड़ी थी अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। 2015 की बात है, ऑपरेशन राहत हुआ था। कहां पे हुआ था? यमन में हुआ था, जब हूथी रिबेल्स ने यमन की सरकार को टेक ओवर किया था। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हूथी रिबेल्स काफी एक्टिव हैं। अब यानी कि हमारा डायस्पोरा उन कंट्रीज की इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट जब वेस्ट एशियन क्राइसिस आता है तो उस समय सबसे ज्यादा सीरियस बात होती है उनकी जिंदगी के ऊपर, और जो उनके परिवारजन हैं
वो ऑब्वियसली भारत सरकार और MEA और भारत की तमाम मिनिस्ट्री से ही उम्मीद लगाते हैं कि हमारे जो किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की पत्नी, जो भी वहां पे बैठे हैं, भाई बंधु वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी निर्भर करेगी तालमेल के ऊपर। वो तालमेल किसके बीच में होगा? दैट कोऑर्डिनेशन वुड बी बिटवीन द different departments in the government of India, whether it's the MEA or whether that is the activization or whether that is activating the three armed forces for evacuation processes. So therefore ये तालमेल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के साथ। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, दैट हम किसी भी लड़ाई में, हम चाहे वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो, नोबडी कैन प्रेशर अस कि हम किसकी साइड लें, किसकी साइड ना लें। बट हमको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज भी करनी है, जुडिशियसली एक्सरसाइज करनी है, एंड हमको एक स्पेस रखना है जहां पे हम डिप्लोमेटिकली थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस में जहां पे क्राइसिस है, लड़ाई है, और वहां पे हमारा डायस्पोरा एक्सपोज्ड है, तो वो वल्नरेबिलिटी है, एंड देयरफॉर एट दैट टाइम we have to prioritize our national interest, but most importantly we have to prioritize the security and the safety of our citizens. All right, now what is the way forward? तो यहां पे ना ये जो 4 पॉइंट्स हैं, this is your way forward. अब वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? देखो, पहली बात तो हमको अपना बायलेटरल लेबर प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्सपैंड करने हैं। अब दूसरी बात, यहां पे जो भारत सरकार का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, उसका थ्रेशोल्ड 9.5 डेज का है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जो पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं वो 74 डेज का होता है, किसी के पास 64 डेज का होता है, लेकिन भारत सरकार के पास थ्रेशोल्ड 9.5 डेज का होता है। सो वी हैव टू एक्सपैंड दैट, बिकॉज अगेन अगर हम हॉस्टेज की बात करें, हमने ये पॉइंट डिस्कस करना भूल गए, दैट व्हाट आर वी सीइंग राइट नाउ इज दैट हॉर्मुज, नॉट ओनली द डायस्पोरा इज वल्नरेबल, बट ऑल्सो what is all vulnerable is the goods, the LNG imports, the oil imports coming from the Gulf region, which is passing through this narrow Strait of Hormuz. And right, so therefore, along with safety issues, along with the issues pertinent to diaspora, there are also energy ramifications, there are also economic ramifications, and there is also security ramifications. Then number 3, strengthening the Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra network. And number 4, last but not the least, एक स्टैंडर्ड SOP बनाना बहुत जरूरी है, जिसको हम नॉन कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस कहते हैं। दैट लुक, हम वहां पे इवैक्यूएट करने जा रहे हैं, हम वहां पे अगर यमन में गए हैं तो हूथी रिबेल्स के साथ लड़ने नहीं गए हैं, हम ईरान के IRGC के साथ लड़ने नहीं गए हैं, हम इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ने नहीं गए हैं, हम सुदान के आर्म्ड फोर्सेस या सुदान की पैरामिलिट्री के साथ लड़ने नहीं गए हैं अगर हम अपने सिटीजन को इवैक्यूएट कर रहे हैं। सो वी नीड टू हैव वेल डिफाइंड SOPs, जिसके जरिए हम अपने भारतीयों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने डायस्पोरा को इवैक्यूएट कर सकते हैं ऐसे रिस्क वाले माहौल में। तो ये पिलर यहां पे ARSE पिलर है। जब कभी आप डायस्पोरा और वेस्ट एशिया की बात कर रहे हो तो ये 4 बातों का ध्यान रखो, एसेट, रिस्क, स्टेट रिस्पॉन्स, इवॉल्व, ये 4 बातों का ध्यान रखना है। एसेट यानी कि इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, सॉफ्ट पावर कॉन्ट्रीब्यूशंस। रिस्क में अब ये देखो, यहां पे नंबर्स दिए गए हैं, यहां पे फिगर्स दिए गए हैं, 40 बिलियन रेमिटेंसेस, UPI बढ़ रहा है गल्फ रीजन में, बैप्स मंदिर की बात हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपने अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने हैं। स्टेट रिस्पॉन्स में ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ये कुछ ऐसे इवैक्यूएशन, ऑपरेशन राहत की बात कर सकते हो, कुछ ऐसे इवैक्यूएशन प्रोसेसेस थे जो पिछले 10 सालों में कैरी ऑन करे गए हैं। एंड देन इवॉल्व, वे फॉरवर्ड में हमको अपना मैकेनिज्म जो है वो इवॉल्व करना पड़ेगा, विज़िबली व्हिच इज केटरिंग टू आवर एनर्जी नीड्स, our diplomatic needs and also the security dimension. तो ये 3 dimensions आपने हमेशा मेंशन करने हैं, economic dimension, diplomatic dimension, security dimension. Alright, ये कुछ रेडीमेड पॉइंटर्स हैं, क्विक पॉइंटर्स हैं। कभी डायस्पोरा और वेस्ट एशिया की बात हो रही हो तो आपने ये ना वीडियो को सेव कर लो, ये छोटा सा वीडियो 10 मिनट का सेव कर लो, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और कंटेंट हैं जो कि आपने 6 से 7 मिनट में एक 250 वर्ड के आंसर में लिखने हैं। 8.9 मिलियन इंडियंस हैं, आपको ये आंकड़ा याद हो, $40 बिलियन प्लस रेमिटेंसेस में आते हैं गल्फ से एनुअली, ये आपको याद हो, which is approximately about 45% of India's total remittances. अभी जो रेमिटेंसेस हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमी से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन पहले हिस्टोरिकली वो गल्फ रीजन से ज्यादा आ रहे थे, तो वो एक चेंज ऑफ फिगर हुआ है, बट कंसिडरेबली 45% हमारे जो टोटल रेमिटेंसेस हैं स्टिल कमिंग फ्रॉम द गल्फ रीजन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, आपको ये आंकड़ा पता हो कि 60% भारत का क्रूड ऑयल और 90% जो LPG इंपोर्ट्स हैं वो हॉर्मूज से 33 किलोमीटर नैरो स्ट्रेट है से पास करते हैं। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काफला सिस्टम जो कि वर्कर मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ गल्फ कंट्रीज में। इंडिया के बायलेटरल MOUs हैं विद ऑल द 6 गल्फ स्टेट्स। बैप्स मंदिर की बात आती है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, सिंबल है डायस्पोरिक सॉफ्ट पावर का। एंड UPI ऑपरेशनल है UAE में, बहरीन में, ओमान में, जो कि अगेन दिखाता है डायस्पोरा ड्रिवन फिनटेक इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप तलाश में हैं ऐसे
क्रैश कोर्स के लिए या जीएस के क्रैश कोर्स के लिए, तो अगेन आपको बताना चाहता हूं, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दैट हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत क्विक फ्रेमवर्क बेसिस में क्रिस्प तरीके से अपने जीएस के क्रैश कोर्स को और एसए के क्रैश कोर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। किसी भी किस्म से मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मेरी टीम आपकी सहायता कर सकती है। प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पर ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़े। मुझे बहुत मजा आएगा और आनंद मिलेगा आप सबकी हेल्प करने में, ताकि आप जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं अपने इस कीमती समय को जुडिशियसली यूटिलाइज कर सकें और कम समय में हम फ्रेमवर्क्स के जरिए अपने आंसर्स में मैक्सिमाइज कर सके किसको, अपने स्कोर को। मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।